हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? कैसा महसूस कर रहे हैं? और क्वालिटर में हमने स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ट्रेपेजियम ये पढ़ लिया। नहीं, ट्रेपेजियम रह गया। रोम्बस हमने पढ़ा कल। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे। ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम। हिंदी में क्या कहते हैं इसको पता है? समलंब चतुर्भुज। ट्रेपेजियम हिंदी वाले भाई लिख लेंगे समलंब चतुर्भुज। ट्रेपेजियम समलंब चतुर्भुज। ठीक है भाई। ट्रेपेजियम समलंब चतुर्भुज। तो ये आपका आखिरी क्वालिटर है। इसके बाद कोई क्वालिटर आपको नहीं पढ़ना है। वैसे तो क्वालिटर और भी होते हैं, जैसे काइट वगैरह, वो आपके सिलेबस में नहीं है। पढ़ने को तो आप कितना भी पढ़ते रहो, कोई अंत नहीं है, लेकिन जो आपके सिलेबस में उसको आपको पढ़ना चाहिए सबसे पहले। ठीक है दोस्त? तो ट्रेपेजियम, ठीक है ना, समलंब चतुर्भुज। अब देखो ट्रेपेजियम क्या होता है। ट्रेपेजियम आप सभी लोग जानते हो, समलंब चतुर्भुज एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल मेरे प्यारे भाई जिसमें साइड का एक अपोजिट पेयर पैरेलल हो, हम उसे ट्रेपेजियम कहते हैं। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल मेरे दोस्तों जिसमें साइड का एक अपोजिट पेयर पैरेलल हो, उसे हम ट्रेपेजियम कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपके सामने ये बनाता हूं। दिखाई दिया सभी को? तो मेरे दोस्तों ये है आपका एक ट्रेपेजियम ए बी सी डी। बात समझ में आई? ए बी सी डी। जब से मैंने बैच लिया है तब से मैं आज फर्स्ट क्लास है पीयूष। वाह बेटे, वाह भैया वाह। कैसे कैसे बालक हैं देखो। रोहतास कह रहे सर कौन भी पढ़ना है क्या बेटा? वो तो थ्री डिमेंस्ट्रेशन में। मैं आपको एक बात बताता हूं। अभी जैसे 2022 का मेंस होना है, 2022 का भी सीजल का प्री हुआ और 1.5 महीना ही हुआ है। तो हालांकि मेंस के एग्जाम में बच्चों को 3-4 6 महीने का टाइम मिल जाता है। अभी 2 दिन पहले डेट आई कि आपका पेपर 3 मार्च को लिया जाएगा, एसएससी सीजल मेंस 2022 का। तो हम कैरियर एप्लीकेशन में एक बैच पढ़ा रहे मेंस वाले बच्चों के लिए। हम उसमें पढ़ा रहे अर्थमेटिक बड़े प्यार से, परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, मिक्सचर, एलिगेशन। उसमें पता है सारे बच्चे क्या कह रहे हैं? सर अर्थमेटिक छोड़िए, हमको अर्थमेटिक नहीं पढ़ना है, हमारा पेपर है 20 दिन बाद, एक काम करिए सर हमको ज्योमेट्री पढ़ा दीजिए। ज्योमेट्री से ज्यादा सवाल आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है सर, हमको बिल्कुल नहीं आता है, हम प्री के बैच में बिल्कुल नहीं पढ़े थे, छोड़ छोड़ के पढ़े थे, सवाल बनता नहीं है। हजारों बच्चे, उन सब की भाषा ये है। जो जीरो टू हीरो वाले बैच में ना, उनकी भाषा क्या है? सर ज्योमेट्री जल्दी से खत्म करिए सर, बहुत बोर लगता है, हमसे नहीं होता है, हमने 9वीं भी नहीं पढ़ा, अभी नहीं पढ़ेंगे, इसके बिना एसएससी निकाल लेंगे, इंस्पेक्टर बन जाएंगे, आप केवल अर्थमेटिक पढ़ा दिए, अर्थमेटिक हमारे लिए काफी है। उनकी भाषा ये है। और जानते हैं ये दोनों ही भाषा वाले विद्यार्थी बर्बाद है, क्योंकि वो केवल वो क्या करते हैं, एक चैप्टर है, चैप्टर शुरू हुआ, जल्दी खत्म होना चाहिए। वो कभी भी इस उद्देश्य से नहीं पढ़ते हैं कि इस चैप्टर की वर्थ कितनी, इस चैप्टर की कीमत कितनी है। गाड़ी मार्केट में 5 लाख रुपए वाली भी है, गाड़ी मार्केट में 1 करोड़ रुपए वाली भी है, गाड़ी मार्केट में 7 करोड़ रुपए वाली भी है। हर गाड़ी के अलग अलग फीचर हैं, ऐसी हर चैप्टर की अलग अलग वैल्यू है। एवरेज पढ़ो, एवरेज 3 महीना पढ़ो, कोई फायदा नहीं, एवरेज से एक सवाल आता है। लेकिन ज्योमेट्री, जिस बच्चे की ज्योमेट्री कमजोर, उसका एसएससी में सिलेक्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि इससे ज्योमेट्री और 2D मेंसुरेशन एक ही टॉपिक मानूं तो ज्योमेट्री और 2D मेंसुरेशन से 30 में से 5 सवाल आने, पता है 5 सवाल। और इतनी आपकी वो करंट अफेयर आता है, करंट अफेयर जिसका 2-3 सवाल ठीक करने के लिए आप साल भर 1.5 घंटा करंट अफेयर पढ़ते हो। तो कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो तो शुरू से लेकर आखिर तक पूरा पढ़ो। आज पढ़ो या कल पढ़ो, पढ़ना आपको पूरा ही पड़ेगा, क्योंकि पेपर में जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो मॉक टेस्ट में ढेर सारे सवाल आपको दिखाई देंगे, और जब आपसे सवाल नहीं बनेंगे तो आपको फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होगी। और जब आप दोबारा से, आपके माथे पे टैग लग चुका है सिलेबस कंप्लीटेड, लेकिन आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, और आप दोबारा से उस चैप्टर को पढ़ोगे तो आप कभी उस रिदम, उस चैप्टर को पढ़ नहीं पाओगे, और अंततः ये होगा कि आपका वो चैप्टर कभी तैयार नहीं होगा। ये कहानी है एसएससी की तैयारी करने वाले 90% बच्चों की, कि वो शुरू से लेकर आखिर तक लगन लगा के किसी भी चीज को नहीं पढ़ पाते, जैसा आप लोगों के साथ है। टॉपर्स में और एक नॉर्मल बिलो एवरेज बच्चे में यही फर्क है कि टॉपर्स कोई चीज पकड़ता है तो जब तक उसकी खाला निचड़ जाए तब तक पढ़ता है, समय बाद की चीज है। और एवरेज बालक जो है वो क्या है, वो जैसे किसी मच्छर को थोड़ा माचिस की तिल्ली से जला दिया तो जैसे फड़फड़ाता है वैसा है, कभी ये कभी वो कभी कुछ नहीं। चलो, मैंने आपके सामने दोस्तों ट्रेपेजियम बनाया, समलंब चतुर्भुज। फिर अभी आप थोड़े नए नए हैं, 2-3 साल जब बेरोजगार रह लीजिएगा, अभी सर के बाल आधे उड़ जाएंगे, चेहरे की रंगत, चेहरे का कलर थोड़ा सा डल हो जाएगा, तब आपको थोड़ी ज्यादा समझदारी आएगी। ठीक है? तो एबीसीडी आपके सामने ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल, एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें साइड का एक अपोजिट पेयर पैरेलल हो, उसे हम ट्रेपेजियम या फिर समलंब चतुर्भुज कहते हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे दोस्तों ये ट्रेपेजियम की साइड ए मान ली मैंने, और ये भी ये पैरेलल साइड है मेरे दोस्तों। ये नॉन पैरेलल साइड है। ये नॉन पैरेलल साइड बराबर नहीं, अलग अलग लंबाई की है ना। एडी और बीसी की जो लंबाई है वो अलग अलग है। ये नॉन पैरेलल साइड, इसकी लंबाई अलग अलग है। तो अगर बच्चों मुझे किसी ट्रेपेजियम का एरिया निकालना हो, तो ट्रेपेजियम का एरिया निकालने का तरीका क्या है? क्या आपको पता है ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकालते हैं? मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। किसी भी, अगर इन दोनों पैरेलल साइड के बीच की दूरी h है, ये साइड AB है, साइड CD है, अगर इन दोनों, सॉरी, अगर इन दोनों पैरेलल साइड के बीच की जो डिस्टेंस है मेरे प्यारे भाई वो h है, पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस h है, तो ट्रेपेजियम का एरिया होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड का योग गुणा उनके बीच की लंबवत दूरी, 1/2 a प्लस b गुणा h। ये ट्रेपेजियम के एरिया निकालने का एक कांसेप्ट है, 1/2 a प्लस b गुणा h। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, आपकी बात को समझिए, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। आप बोलोगे हाँ जी सर कैसे? देखिए मेरे दोस्तों ध्यान से समझिएगा, 1/2 हिंदी वाले भाई लिखेंगे 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की लंबवत दूरी। ठीक है मेरे दोस्तों? अगर मेरे प्यारे भाई मैं यहां से इसको मिला दूंगा, बी से डी को मिला दूंगा, तो अगर आपको ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है तो इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का सम करना होगा। ट्रायंगल एबीडी का एरिया प्लस ट्रायंगल बीसीडी का एरिया। अगर मैं ट्रायंगल एबीडी का एरिया निकालूं तो मेरे दोस्तों बेस ए है, उसके ऊपर हाइट h है, प्लस अगर मैं ट्रायंगल बीसीडी का एरिया निकालूं मेरे दोस्तों, आप इसको यहां से आगे बढ़ाइए मेरे प्यारे भाई, अभी अगर ये हाइट h है मेरे दोस्तों, तो यहां पे जब आप परपेंडिकुलर डालेंगे, यहां से जब आप इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो भैया ये हाइट भी आपकी h ही आएगी। h ही आएगी कि नहीं आएगी? क्योंकि पैरेलल साइड के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। तो ट्रायंगल बीसीडी का एरिया क्या आएगा? 1/2 b into h। तो मेरे प्यारे भाई आप यहां से h कॉमन लेंगे अभी, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? हाफ a प्लस b। इस वजह से ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है 1/2 a प्लस b गुणा h होता है। इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का जो हम सम करते हैं। ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गई? ये कांसेप्ट नंबर 1 था। दूसरा कांसेप्ट, अब देखो इसमें ट्रेपेजियम में छोटे छोटे ना बहुत सारे कांसेप्ट है, वो कांसेप्ट मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। जैसे ट्रेपेजियम समझ पाए ना, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें साइड का एक पेयर जो है अपोजिट पेयर पैरेलल होता है, उसे हम ट्रेपेजियम कहते हैं। जैसे मेरे दोस्तों ये आपका ट्रेपेजियम है ए बी सी डी। अच्छा उससे पहले एक बात रहेगी दोस्तों, सॉरी उससे पहले एक बात रहेगी, ये बात सभी लोगों को समझ में आई? ट्रेपेजियम का एरिया निकालने वाली हाफ a प्लस b इंटू h। h क्या है मेरे दोस्तों? दोनों पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस। अच्छा अगर मैं ट्रेपेजियम का मेरे प्यारे भाई दूसरा डायगोनल भी खींचूं, दूसरा डायगोनल, ट्रेपेजियम का डायगोनल है बच्चों AC।
ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भी, ट्रिपेजियम का दूसरा डायगोनल है। तो इस डायगोनल एसी की जो लंबाई है मेरे दोस्तों D1 है, डायगोनल बीडी की जो लंबाई है मेरे दोस्तों D2 है। क्या है D2? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से, मैं इसको मिटा दे रहा हूं यहां से। ठीक है ना, डायगोनल D1 एक डायगोनल की लंबाई D1 है, D2 है। ये मेरे दोस्तों पैरेलल साइड है, पैरेलल साइड की लंबाई है A और B। ये नॉन पैरेलल साइड है, नॉन पैरेलल साइड इनकी लंबाई है बच्चों C और D। इनकी लंबाई स्टूडेंट्स कितनी है? C और D। तो पैरेलल साइड की लंबाई A और B है, नॉन पैरेलल साइड C और D है, डायगोनल D1 D2 है। तो क्या रिलेशन होता है मेरे दोस्तों डायगोनल्स और साइड में? तो ट्रिपेजियम में D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर, डायगोनल के स्क्वायर का सम D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इक्वल टू C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ AB, पैरेलल साइड का दुगना प्लस ट्वाइस ऑफ AB। D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ AB। इसको लिख लो मेरे दोस्तों, इस पे डायरेक्ट सवाल आते हैं, प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है इसकी। ठीक है, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ AB। कितनी बार बताऊं प्रिया भाई? तो ट्रेपेजियम के डायगोनल्स उसकी साइड में क्या रिलेशन है? D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ AB। आप बोलोगे हाँ जी सर, हम आपकी बात को समझ गए। आगे आ जाते हैं फिर से मेरे दोस्तों। मैंने आपके सामने मेरे प्यारे में ट्रेपेजियम बनाया जिसमें साइड AB और साइड CD दोनों पैरेलल है। ये साइड A है मेरे दोस्तों, ये साइड B है। ये नॉन पैरेलल साइड है मेरे दोस्तों, नॉन पैरेलल साइड AD और BC जिनकी लंबाई अलग अलग है ना, AD और BC नॉन पैरेलल साइड है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा है मेरे दोस्तों तो ट्रेपेजियम के जो दोनों डायगोनल होते हैं, यहीं पे लिख दे रहा हूं मैं, ट्रेपेजियम के जो दोनों डायगोनल होते हैं मेरे प्यारे में, डायगोनल AC और डायगोनल BD, ट्रेपेजियम के दोनों डायगोनल की जो लंबाई है अलग अलग होगी। AC और BD दोनों डायगोनल की लंबाई अलग अलग होगी। आप चित्र से भी देख पा रहे हैं कि डायगोनल AC और डायगोनल BD अलग अलग लंबाई के हैं, डायगोनल्स की लंबाई अलग अलग होती है। ठीक है दोस्त, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो ट्रेपेजियम में बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट है, वो आपको समझने हैं। फर्स्ट कंसेप्ट मेरे प्यारे भाई, और इसको प्यार से समझिएगा मेरे दोस्तों। हमने आपके सामने ट्रेपेजियम बनाया जिसमें ABCD पैरेलल साइड है। आप बोलोगे हाँ जी सर, ADBC नॉन पैरेलल साइड है। ध्यान सुनिएगा, साइड AD का मिड पॉइंट बच्चों P है, साइड AD का मिड पॉइंट P है, साइड BC का मिड पॉइंट बच्चों क्यों है? साइड BC का मध्य बिंदु क्यों है? साइड BC का मिड पॉइंट क्यों है? तो अगर मैं P से Q को मिलाऊंगा मेरे प्यारे, ध्यान सुनिएगा, आपके सामने मेरे दोस्तों ट्रेपेजियम ABCD है जिसमें पैरेलल साइड A और B है, ये नॉन पैरेलल साइड है। इसका मिड पॉइंट P है, इसका मिड पॉइंट क्यों है? तो मेरे दोस्तों ये भी 1:1 का रेशियो है बच्चों, ये भी 1:1 का रेशियो है। इसका मतलब PQ भी मेरे दोस्तों इन दोनों के पैरेलल हो जाएगा, यानी कि AB CD और PQ तीनों समांतर रेखाएं होंगी। और PQ की लंबाई क्या होगी मेरे प्यारे भाई? मिड पॉइंट थ्योरम से PQ की जो लंबाई होगी मेरे दोस्तों, वो इन दोनों का एवरेज हो जाएगी, पैरेलल साइड का आधा। PQ की जो लंबाई होगी बच्चों क्या होगी? इन दोनों का एवरेज A प्लस B बटे 2। कंसेप्ट नंबर 1 सबसे इजी कंसेप्ट है मेरे प्यारे भाई, ये सभी बच्चों को समझ में आया होगा। PQ बराबर A प्लस B बटे 2। ये बात सभी बच्चों को समझ में आई है? सर पिछला फॉर्मूला उतारने दीजिए, इतना टाइम थोड़ा लगता है उतारने में, जल्दी जल्दी उतारा करो, गंदे वाला जल्दी उतारो। दो कंसेप्ट बता दिए, ट्रेपेजियम का एरिया 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, डायगोनल के स्क्वायर का सम D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस 2AB। जल्दी उतारो। अगर किसी ट्रेपेजियम की नॉन पैरेलल साइड के मिड पॉइंट को मिलाया जाए, ठीक है भाई, साइड AD का ये मिड पॉइंट है, देखो मिड पॉइंट है ये, है ना, क्लियर है, और ये BC का मिड पॉइंट है, मैंने इक्वल का साइन लगाया है, तो ये भी 1:1 हो गया बच्चों, ये भी 1:1 हो गया। मैं लिख देता हूं, अदरवाइज आपको दिखाई नहीं देगा ठीक से। ये भी 1:1 उधर भी 1:1 है, क्योंकि रेशियो दोनों साइड बराबर है, तो PQ जो है AB और CD के समांतर हो जाएगा, और PQ की जो लंबाई होगी वो इन दोनों का एवरेज होगी A प्लस B बटे 2। कंसेप्ट नंबर मेरे दोस्तों आपके सामने आएगा सेकंड, कंसेप्ट सेकंड। ठीक है, छोटे छोटे बहुत सारे कंसेप्ट है ट्रेपेजियम में भी जी, और इस पे पेपर में डायरेक्ट सवाल आते हैं। अगर आपको ये याद रहेंगे तो ही आप सवाल कर पाओगे, अदरवाइज थ्योरम प्रूफ करना तो मुश्किल है काफी एग्जाम हॉल में। ये बताइएगा, आपके सामने बच्चों ट्रेपेजियम है, ओके, बन गया दोस्तों? आप बोलोगे हाँ जी बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, ये ट्रेपेजियम है ABCD ट्रेपेजियम, इसमें ये दोनों साइड AB और CD पैरेलल है, ये लेंथ A है और ये लेंथ B है। अब मेरे दोस्तों मैंने डायगोनल्स को मिलाया, ये आपका डायगोनल बच्चों BD है, BD, और ये आपका डायगोनल AC है, ये डायगोनल AC है। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, डायगोनल BD है, ये डायगोनल AC है। अब सुनो, डायगोनल AC का मिड पॉइंट P है, डायगोनल AC का मध्य बिंदु B है, डायगोनल BD का मिड पॉइंट Q है, तो यहां P और Q क्या है मेरे दोस्तों? P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ, P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल AB, डायगोनल AC एंड BD, डायगोनल AC एंड BD। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, तो आपके सामने ABCD ट्रेपेजियम है जिसके AC और BD दो डायगोनल्स हैं, P और Q डायगोनल्स के मध्य बिंदु हैं। P और Q क्या है? P और Q डायगोनल्स के मिड पॉइंट है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, डायगोनल्स के मध्य बिंदु हैं। अगर P और Q डायगोनल्स के मध्य बिंदु है मेरे प्यारे भाई, तो पहली बात ये जो PQ की लंबाई होगी, ये जो PQ होगा, ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये जो PQ होगा वो क्या होगा मेरे दोस्तों? पिछले कंसेप्ट में क्या था स्टूडेंट? पिछले कंसेप्ट में था कि P और Q नॉन पैरेलल साइड के मिड पॉइंट है, यहाँ P और Q डायगोनल के मध्य बिंदु है, तो PQ की जो लंबाई होगी, ये जो पैरेलल साइड दिखाई दे रही है ट्रेपेजियम की जो पैरेलल साइड है, इनके डिफरेंस का आधा होगी। PQ की जो लंबाई होगी वो पैरेलल साइड के डिफरेंस का आधा होगी। आप बोलोगे हाँ जी सर, डिफरेंस मतलब बड़ी पैरेलल साइड में से छोटी पैरेलल साइड को घटा के आधा करना है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, तो PQ बराबर A माइनस B बटे 2, ये PQ की लंबाई होगी, पैरेलल साइड के डिफरेंस का आधा। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। कंसेप्ट नंबर 2 उतार लीजिएगा। अब इन सभी का प्रूफ कर सकते हैं बच्चों, इन सबका प्रूफ सिमिलरिटी से होगा। जैसे मैं इसका बता देता हूं, ठीक है, जैसे मैं इसका प्रूफ भी समझाता हूं मेरे दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये सारे सिमिलरिटी से प्रूफ होंगे मेरे दोस्तों, बहुत ही प्यार से आपको समझना है। जैसे देखो मेरे प्यारे भाई, अगर मैं मेरे प्यारे बच्चों में इसको यहां से मिलाऊं, अगर मैं इसको यहां से मिलाऊं तो कोई दिक्कत है क्या? आप बोलोगे नहीं सर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, आपने मौज खड़ी कर दी। ठीक है जी, अब बच्चों मेरे प्यारे भाई, और सपोज मेरे दोस्तों ये जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट जो है वो ई है, ये पॉइंट को मैंने ई मान लिया। क्या मान लिया मेरे दोस्तों? इस पॉइंट को मैंने ई मान लिया, ई। ठीक है ना, ये साइड आपकी ए है। अब सुनना मेरे प्यारे बच्चे बहुत प्यार से, आपको मैंने कैची फिगर पढ़ाया, कैची फिगर। आप बोलोगे हाँ जी सर आपने मुझे कैची फिगर पढ़ाया है। अगर ऐसे कैची फिगर है तो आमने सामने की साइड अगर पैरेलल है तो आमने सामने के दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, सिमिलर। आपको यहाँ पे कैची फिगर दिखाई दे रहा है? ये जो पॉइंट P है ये डायगोनल AC का मिड पॉइंट है, ये जो पॉइंट P है डायगोनल AC का मिड पॉइंट है, यानी कि 1:1 का रेशियो दोनों बराबर है।
बराबर है कि नहीं? अगर आमने सामने के दोनों ट्रायंगल बच्चों सिमिलर होते हैं एच फिगर में, पी डायगोनल एसी का मिड पॉइंट है, अगर ये लेंथ बी है बेटा तो ये लेंथ बी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया। कैची फिगर देखो बच्चों, ट्रायंगल ए पी ई, ट्रायंगल सी पी डी। देखो मैं नामकरण कर देता हूं पूरा, ट्रायंगल ए पी ई, ट्रायंगल सी पी डी। इस वाली कैची फिगर को ध्यान से देखो, ये जो ट्रायंगल ए पी ई है और ये जो ट्रायंगल सी पी डी है, देखो वहां कोने में बना हुआ है, ये जो ट्रायंगल ए पी ई है, ये जो ट्रायंगल सी पी डी है, कैची फिगर है, आमने सामने की साइड पैरेलल है, लेकिन ये जो पॉइंट पी है ये डायगोनल एसी का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु होने का मतलब एपी और पीसी बराबर है, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1:1 है। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अगर 1:1 है तो ये साइड भी 1:1 होगा, यानी कि अगर सीडी की लंबाई बी है तो ए की लंबाई भी बी होगी मेरे दोस्तों, यानी कि ये लेंथ कितनी आ गई मेरे प्यारे, बी आ गई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आ गई, बोलो ठीक है भाई, यस और नो जवाब दीजिएगा। अगर पी साइड एसी का मिड पॉइंट है तो पी साइड ये इसका मिड पॉइंट होगा, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होना चाहिए, यानी कि डीपी जो है मेरे दोस्तों, जो लंबाई आपकी डीपी की है वही लंबाई आपकी पी की भी हो जाएगी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई, यहाँ तक किसी बच्चे कोई समस्या नहीं। अगर ये लेंथ बी है तो ये भी होगी, ये पूरी साइड ट्रेपेजियम की ए है तो कितना बचा बच्चों, ये बचा a - बी, ये a - बी बचा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये a - बी बचा। अब मेरे दोस्तों व्हाट इज दिस क्यों, अब देखो ट्रायंगल बीईडी को, ट्रायंगल बीईडी को ध्यान से देखो, ट्रायंगल बीईडी को, ये ट्रेपेजियम साइड ए थी, ये बी है, ये a - बी हो गया। ट्रायंगल बीईडी को ध्यान से देखो, ट्रायंगल बीईडी को अगर आप ध्यान से देखेंगे ध्यान से तो मेरे दोस्तों ये जो क्यों है ये डायगोनल बीडी का मिड पॉइंट है, जो क्यों है डायगोनल बीडी का मध्य बिंदु है, क्यों जो है डायगोनल बीडी का मिड पॉइंट है। आप जानते हैं मिड पॉइंट थ्योरम मैंने आपको बताया, अगर किसी भी ट्रायंगल में दो साइड के मिड पॉइंट्स को आप मिलाएंगे तो थर्ड साइड के पैरेलल होगी और लंबाई में आधा होगी। साइड ईडी का मिड पॉइंट पी है, बीडी का मिड पॉइंट क्यों है, तो मिड पॉइंट थ्योरम से जो पीक्यू है मेरे दोस्तों, मध्य बिंदु थ्योरम से जो पीक्यू है ये ईबी के पैरेलल होगी और लंबाई में आधा होगी, a - बी का आधा, a-b/2, और यही पीक्यू की लंबाई आएगी a-b/2। तो ये सब प्रूफ किया जा सकता है लेकिन इनकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने आपको दो कंसेप्ट समझा दिए, एक कंसेप्ट आपके सामने ये रहा, दूसरा कंसेप्ट ये रहा। अब मैं आगे बढ़ता हूं मेरे दोस्तों थर्ड कंसेप्ट की तरफ। बिल्कुल है, पवन करे सर समझ नहीं आया वापस बता दो बेटा, पवन वापस बताने से भी नहीं समझ आएगा। उसका कारण ये नहीं है कि समझाया मैंने बढ़िया नहीं है आप में दिमाग में, उसका कारण ये है कि आपको पीछे की चीज याद नहीं है बेटा, आप पीछे की चीज पढ़ी नहीं है, आप भूल गए हो, ठीक है ना। आपको मिड पॉइंट थ्योरम, सिमिलरिटी, कैची फिगर ये सब कुछ पता होगा तो आप समझ पाओगे, ठीक है ना। आगे चलेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। और भी कोई कंसेप्ट है? हाँ एक और कंसेप्ट है, ध्यान सुनिएगा। ये हमने आपको पैरेलल लाइन में भी समझाया था, ये हमने आपको पैरेलल लाइन में भी समझाया था, आपको याद होगा। जी दोस्त मैंने आपके सामने ट्रेपेजियम बनाया इस प्रकार से ए बी सी डी, ये एक ट्रेपेजियम है समलंब चतुर्भुज जिसमें साइड ए बी और साइड सी डी पैरेलल है, समांतर है। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया ट्रेपेजियम है ए बी सी डी, और मेरे दोस्तों ये साइड ए है ये साइड बी है, क्लियर है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। साइड एडी और बीसी पर दो पॉइंट पी और क्यू इस प्रकार हैं कि साइड एडी और बीसी पर दो पॉइंट मेरे दोस्तों पी और क्यू इस प्रकार है, दो पॉइंट पी और क्यू एडी और बीसी पर, कि मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनिएगा कि ये रेशियो भी m/n है, ये रेशियो भी m/n है, और बच्चों ये रेशियो भी m/n है, ये दोनों अनुपात बराबर है भाई। ये डीपी से एपी का रेशियो भी m/n है और सी क्यू से क्यूबी का रेशियो भी m/n है। सभी को बात समझ में आ गई। तो आपके सामने ट्रेपेजियम एबीसीडी इस प्रकार है, पी और क्यू मिड पॉइंट नहीं है, जो चीज होती है मैं आपको लिख देता हूं, मैं कुछ नहीं लिख रहा। साइड एडी और बीसी पर दो पॉइंट पी और क्यू इस प्रकार है कि नॉन पैरेलल साइड को इक्वल रेशियो बांट रहे हैं, ये रेशियो भी m/n है, ये रेशियो भी m/n है। तो पहली बात तो अगर ऐसा है तो पी क्यू इन दोनों के पैरेलल हो जाएगी, ये रेशियो तभी बराबर हो सकता है जब पी क्यू साइड एबी और साइड सीडी के पैरेलल हो। तो आप हमें बताइएगा कि पी क्यू की लंबाई क्या होगी बच्चों, जवाब दो। तो पी क्यू की लंबाई अगर आपको निकालनी याद है किसी को, कि भूल गए, याद है? अब कितना इतना दिन थोड़ा याद रहता है तुमको, तो इसकी गुणा मेरे दोस्तों यहां पे करनी है, ए की जो गुणा होगी एम में होगी एम, क्लियर है। प्लस प्लस बी की गुणा मेरे दोस्तों किसमें, एन में, bn, am प्लस bn। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अपॉन मेरे दोस्तों अपॉन ये m/n है मेरे दोस्तों, अपॉन m प्लस n। तो pq की जो लंबाई होगी am प्लस bn अपॉन रेशियो मेरे दोस्तों कितना हो जाएगा m प्लस n। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात, अच्छी तरीके से समझे, pq बराबर am प्लस bn अपॉन m प्लस n। मुझे लगता है कि ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई है, बहुत बढ़िया तरीके से। और मेरे दोस्तों पॉइंट नंबर 4, कंसेप्ट नंबर 4, और ये वाला जो कंसेप्ट है ये थोड़ा सा मेंस लेटर कंसेप्ट से बोलते हैं। अरे वाह, तुमको तो नाम तक याद है। ये वाला जो कंसेप्ट है प्री में नहीं पूछा जाएगा, केवल मेंस के पेपर में ये आएगा, इसको ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्तों बहुत प्यार से। तो मेरे प्यारे भाई मैंने आपके सामने ट्रेपेजियम बनाया इस प्रकार से ए बी सी डी, ये ट्रेपेजियम है ए बी सी डी, क्लियर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर। ट्रेपेजियम, इस ट्रेपेजियम के अंदर एक पैरेलल लाइन खींची जाती है, समांतर रेखा खींची जाती है ट्रेपेजियम के अंदर, है ना। मैंने पैरेलल लाइन खींची है बच्चों पीक्यू, एक ट्रेपेजियम है मेरे दोस्तों जिसमें ए बी और सी डी पैरेलल लाइन है। एक लाइन पीक्यू मैंने अपनी मर्जी से खींची है मेरे दोस्तों, जो ट्रेपेजियम को दो अलग अलग ट्रेपेजियम में डिवाइड कर रही है। ये जो लाइन पीक्यू है ए बी और सी डी के पैरेलल है, और ये ट्रेपेजियम को दो छोटे छोटे ट्रेपेजियम में डिवाइड कर रही है, जिनके एरिया का रेशियो m/n है। ए लाइन PQ parallel to AB parallel to CD is drawn such that, एक लाइन PQ खींची गई है AB और CD के पैरेलल इस प्रकार से कि मेरे दोस्तों ट्रेपेजियम PQCD की क्वाड्रिलेटरल PQCD अपॉन क्वाड्रिलेटरल PQBA क्वाड्रिलेटरल PQBA, इनके एरिया का रेशियो AR मतलब एरिया वो m/n है, m अनुपात n है। क्लियर, सभी को बात समझ में आ गई। तो एक ट्रेपेजियम ABCD है, उसके अंदर एक समांतर रेखा PQ इस प्रकार खींची गई है जो ट्रेपेजियम के एरिया को m/n में बांट रही है। मतलब अगर इसका एरिया m है तो इस नीचे वाले क्वाड्रिलेटरल का एरिया n है, m/n के रेशियो में बांट रही है, ठीक है दोस्त। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। भाई ये वाली साइड जो है मेरे दोस्तों A है और ये वाली साइड जो है मेरे दोस्तों B है, ये वाली साइड A है और ये वाली साइड B है। तो अगर ऐसा है तो PQ की लंबाई बच्चों क्या होगी, PQ की लंबाई होगी इक्वल टू, विकास इतना मारूंगा ना ठीक हो जाओगे। हिंदी में बता रहा हूं दिलीप भाई, एक समलंब चतुर्भुज के अंदर एक लाइन इस प्रकार खींची गई है जो ट्रेपेजियम के एरिया को m/n में बांट रही है, दोनों के एरिया का रेशियो m/n है। तो PQ की जो लंबाई होगी दोस्तों वो कितनी होगी, अंडर रूट ऑफ, PQ की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, अंडर रूट ऑफ
एम की इसमें गुणा अंडर रूट ऑफ एम ए स्क्वायर प्लस एन की इस बी में गुणा एन बी स्क्वायर अपॉन एम प्लस एन, एम ए स्क्वायर प्लस एन बी स्क्वायर अपॉन एम प्लस एन। ये पीक्यू की लेंथ होगी। पीक्यू कितना होगा? अंडर रूट ऑफ एम ए स्क्वायर प्लस एन बी स्क्वायर अपॉन एम प्लस एन। ठीक है भाई साहब, समझ में आया सभी लोगों को? तो पीक्यू इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एम ए स्क्वायर प्लस एन बी स्क्वायर अपॉन एम प्लस एन। ठीक है, मोहित कह रहे सर बेसिक से। अबे कचरा, पहले स्टेटमेंट तो लिखने दो कि बेसिक क्या है, कि कंसेप्ट क्या है, उसके बाद ही तो पता चलेगा कि क्या है बेसिक। अरे भैया पहले दवाई बनने तो दे, इलाज हो जाने तो दे, फिर पूछना कि दवाई में जहर खाया कि जड़ी बूटी खाई कि मिट्टी खाई। हाँ शिवम पाल भाई। हाँ जी विपिन। हैं? पता नहीं है घूमने कहाँ जाना है, सड़क से निकल लिए। सर डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस क्या हुआ? दुनिया भर का डिफरेंस है। और कौन सा डिफरेंस चाहिए तुमको? भैया काय को तुम गाली खाने काम करते हो? बिल्कुल बेकार आदमी हो, बिल्कुल बेकार, जिसे कहते हैं ना धरती पे बोझ। यहाँ ट्रेपेजियम के अंदर एक पैरालाइन इस तरीके से खींची गई है कि पीयर क्यू मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु। ये डायगोनल्स के मिड पॉइंट है पीयर क्यू। कांसेप्ट नंबर 3 में लाइन पीक्यू पैरेलल इस प्रकार खींची गई है कि वो नॉन पैरेलल साइड को इक्वल रेशियो बांट रही है। एम रेशियो एन है, ये भी एम रेशियो एन है, ये भी एम रेशियो एन है, ये भी एम रेशियो एन है। ट्रेपेजियम के अंदर एक पैरेलल लाइन इस प्रकार से खींची गई है जो ट्रेपेजियम के एरिया को एम रेशियो, ये एरिया है यार, एरिया क्यों नहीं समझते? ये किसका रेशियो है? एरिया का रेशियो है। एक ट्रेपेजियम के अंदर लाइन पीक्यू इस प्रकार खींची गई है जो ट्रेपेजियम के एरिया को एम रेशियो एन में डिवाइड करती है। पीक्यू सीडी का एरिया अगर एम है तो पीक्यू बी का एरिया एन है, दोनों के एरिया का रेशियो एम रेशियो एन है। तो बताओ पीक्यू की लंबाई क्या होगी? तो अंडर रूट ऑफ एम ए स्क्वायर प्लस एन बी स्क्वायर अपॉन एम प्लस एन होगी। क्लियर है? हाँ, एरिया का रेशियो दिया हुआ होगा रॉबिन सवाल में, और आपसे पीक्यू की लंबाई पूछी होगी, एम और एन की वैल्यू दी हुई होगी सवाल में। ये कहां से आया मेरे दोस्तों? ये भी सिमिलरिटी से आया, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और मुझे इसका कंसेप्ट, इसके पीछे का लॉजिक समझाना होगा। पता है क्यों? क्योंकि इस कंसेप्ट से बहुत सारे सवाल पेपर में बनाए भी जा सकते हैं। जब आपको कुछ ना समझ में आ रहा हो बच्चों, जब आपको कुछ ना समझ में आ रहा हो ट्रेपेजियम के सवालों में, तो इसको आगे बढ़ा के मेरे दोस्तों ट्रायंगल को पूरा कर लिया करो। आगे बढ़ा के मेरे दोस्तों ट्रायंगल को पूरा कर लिया करो। बात समझे? अगर आपको कुछ ना समझ में आए ना ट्रेपेजियम के सवालों में, तो इनको आगे बढ़ा दिया करो मेरे दोस्तों, आगे बढ़ा के। आगे बढ़ा के मेरे दोस्तों ट्रायंगल को पूरा कर दो, और हम ट्रायंगल में बहुत सारे कंसेप्ट जानते हैं और आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आ गई, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको एक बात बताई है कि मेरे प्यारे भाई अगर एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर एक पैरेलल खींची जाए तो छोटे मोटे ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल होते हैं सिमिलर। मैं इस पॉइंट को नाम देता हूं मेरे प्यारे भाई ई। और सिमिलर ट्रायंगल में जो एरिया का रेशियो है वो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर होता है। सिमिलर ट्रायंगल में एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर होता है। ये कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके प्रोसेस पे भी सवाल बन सकते हैं। साइड एबी की लंबाई कितनी दी है मेरे दोस्तों? साइड एबी की लंबाई आपको ए दी है। साइड सीडी की लंबाई मेरे दोस्तों कितनी दी है? साइड सीडी की लंबाई आपको बी दी है। पीक्यू की लंबाई आपको निकाले, मैंने पीक्यू की लंबाई को x मान लिया कि माना पीक्यू की लंबाई x है, माना पीक्यू की लंबाई मेरे दोस्तों x है, माना पीक्यू की लंबाई x है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो मुझे यहाँ से पीक्यू की लंबाई निकालनी है। मैंने पीक्यू की लंबाई को बच्चों क्या मान लिया? x मान लिया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल ठीक, पीक्यू की लंबाई x आपको निकालनी है। साइड एबी की लंबाई बी है, ये मेरे दोस्तों सीडी की लंबाई बी है। यहाँ पे आपको तीन सिमिलर ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, तीनों लाइन पैरेलल है। आपको यहाँ पे तीन सिमिलर ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, मैं ज्यादा लिख नहीं सकता। और इन सिमिलर ट्रायंगल में एरिया का रेशियो, तीन सिमिलर ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, और इन सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो, छोटा वाला सिमिलर ट्रायंगल, छोटा वाला EDC, बड़ा वाला EPQ, फिर सबसे बड़ा वाला EAB, तीनों ट्रायंगल सिमिलर है। तीनों ही ट्रायंगल में ये वाला एंगल कॉमन है थीटा, इसके सामने की साइड यहाँ B है, इसके सामने की साइड यहाँ X है, इसके सामने की साइड यहाँ A है। तो इन तीनों सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्या होगा? B स्क्वायर रेशियो X स्क्वायर रेशियो A स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, इन तीनों सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो आएगा। अब तीनों ट्रायंगल सिमिलर है, इनके एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई, कोई तकलीफ इसमें नहीं है। ठीक है दोस्त, ये बात क्लियर है? अब आप मुझे बताओ, आपको तो इन दोनों क्वाड्रेंटल के एरिया का रेशियो दिया, क्या दिया है आपको सवाल में? कंसेप्ट दिया इन दोनों क्वाड्रेंटल के एरिया का रेशियो एम रेशियो एन है। अब बताओ एम कैसे आएगा? ये एम कैसे आएगा? अगर मैं सेकंड ट्रायंगल में से फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं तो एम आएगा कि नहीं आएगा? सेकंड ट्रायंगल का एरिया एक्स स्क्वायर है, उसमें से फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया बी स्क्वायर माइनस कर देंगे मेरे दोस्तों, तो क्वाड्रेंटल का एरिया आएगा कि नहीं? एम। आप बोलोगे हाँ जी सर। बताओ ये एरिया एन कैसे आएगा? ये एरिया एन कैसे आएगा? अगर मैं तीसरे ट्रायंगल के एरिया में से दूसरे ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं तो ये एन आएगा। तीसरे ट्रायंगल के एरिया में से ए स्क्वायर में से दूसरे ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं एक्स स्क्वायर, तो क्या ये एन आएगा कि नहीं आएगा? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, और दिस शुड बी इक्वल। इसको बराबर कर देते हैं। बात समझ में आई? एम रेशियो एन कैसे आएगा? सेकंड ट्रायंगल में से फर्स्ट ट्रायंगल के एरिया को माइनस करेंगे एम आएगा, थर्ड ट्रायंगल में से सेकंड को माइनस करेंगे एन आएगा, और मैंने रेशियो ले लिया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इधर एन एक्स स्क्वायर, उधर का माइनस का एन एक्स स्क्वायर है ना, तो एन प्लस एम एक्स स्क्वायर हो जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है दोस्त, आप बोलोगे जी सर। इधर ए एम स्क्वायर, इधर माइनस का एन बी स्क्वायर, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो ए एम स्क्वायर माइनस एन बी स्क्वायर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। कैची गुणा कर लो कैची की, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, अंडर रूट लेंगे तो एक्स की वैल्यू वही आ रही है जो मैंने आपको लिखवाई थी अभी, एम स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर एम, और ये माइनस का एन बी स्क्वायर आएगा, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा एन बी स्क्वायर। आप बोलोगे जी सर, ये उधर जाएगा, अपन दोनों तरफ से रूट लेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? अंडर रूट ऑफ एम ए स्क्वायर प्लस एन बी स्क्वायर अपॉन एम प्लस एन, ये आ गया एक्स का मान। ठीक है, अब अगर आपको फॉर्मूला याद भी नहीं है, करस्पॉन्डिंग कैसे हुआ? सिमिलर ट्रायंगल में सेम एंगल के सामने की साइड करस्पॉन्डिंग साइड होती है। एंगल थीटा तीनों में कॉमन है, थीटा के सामने की साइड इसमें बी है, इसमें एक्स है, इसमें थीटा के सामने की साइड ये तीनों करस्पॉन्डिंग साइड है। एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर होगा। अगर आपको फॉर्मूला रटा हुआ भी नहीं है तो आप इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करके एक्स मान के और ये कंसेप्ट अप्लाई करके सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको याद नहीं है तो। अब हम इसके आगे चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट कौन सा था मेरे दोस्तों? ये था आपका चौथा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और आपके सामने आएगा फिफ्थ कंसेप्ट, फिफ्थ। ठीक है भाई, बिल्कुल रोहित। फिफ्थ कंसेप्ट क्या है मेरे दोस्तों? वो इसी फिफ्थ कंसेप्ट कुछ और नहीं है, फोर्थ कंसेप्ट का ही नेक्स्ट अपडेटेड वर्जन है। मैं आपके सामने ट्रेपेजियम बनाता हूं मेरे दोस्तों, ए बी सी डी, ये ट्रेपेजियम बनाया ए बी सी डी, और इस ट्रेपेजियम में मेरे दोस्तों एक लाइन खींची गई है पैरेलल इस प्रकार से, जो इस ट्रेपेजियम को दो इक्वल एरिया में बांट रही है। इसमें एक पैरेलल लाइन मेरे दोस्तों पी क्यू इस प्रकार से खींची गई है जो इस ट्रेपेजियम को दो इक्वल एरिया में बांट रही है। मतलब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ क्वाड्रेंटल पी क्यू सी डी एंड एरिया ऑफ क्वाड्रेंटल पी क्यू बी ए, इन दोनों का रेशियो 1:1 है। ये लेंथ ए है और ये लेंथ बी है।
तो मेरे दोस्तों आपके सामने एक ट्रेपेजियम एबीसीडी है, एक लाइन PQ इज ड्रॉन सच दैट लाइन PQ a line PQ is drawn such that पैरेलल खींची गई है, drawn such that it divides trapezium into two equal area, such that it divide trapezium ABCD into two equal area, into two equal area। तो एक लाइन PQ इस प्रकार से खींची गई है जो ट्रेपेजियम को दो इक्वल एरिया में बांट रही है, मतलब जो एरिया PQCD का है वही एरिया PQBA का है। इन शॉर्ट देसी भाषा में कहूं तो सवाल में आपको M से N का रेशियो 1:1 दिया है, M से N का रेशियो जो 1:1 दिया है। अगर ऐसा आता है मेरे दोस्तों तो आप मुझे बताओ PQ की लंबाई क्या होगी, PQ की लंबाई तो PQ बराबर होगा अंडर रूट, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, कांसेप्ट यही है, बस M बराबर N दे दिया, M बराबर N दे दिया गया है ना, इन दोनों का एरिया इक्वल है, M रेशियो 1:1 है, तो MN की जगह 1:1 रख देना है आपको, क्या रख देना है, M और N की जगह 1:1 रख देना है, तो ऊपर तो A² + B² हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 1 + 1 2, नीचे क्या हो जाएगा बच्चों 1 + 1 2। ये सवाल आने की उम्मीद ज्यादा है। PQ बराबर अंडर रूट A² + B² 2, PQ बराबर अंडर रूट A² + B² 2, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल करेक्ट है, कोई परेशानी नहीं है। अगर ट्रेपेजियम के अंदर कोई लाइन इस प्रकार से खींची गई कि ट्रेपेजियम को दो इक्वल एरिया में डिवाइड करती है तो PQ जो होगा वो अंडर रूट A² + B² 2 होगा। ये दोनों छाप लिए सभी बच्चों ने? चलो भाई जल्दी उतारो, लास्ट कांसेप्ट है फिर बस आपके सामने। वाह बेटा धर्मेंद्र, जब तुम सीख जाओगे आयुष। छाप लिया? ये भी छाप लिया? आप में से तो आधे लोग मुझे पता है कि नोट्स भी नहीं बनाते, आज तो आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, सब बढ़िया से समझ में आ रहा है, रिवीजन करने के टाइम उसी बच्चे को फायदा होगा जो अपने हाथों से नोट्स बना रहा होगा। धीरज बोलने सर कैसे पता चलेगा, क्या कैसे पता चलेगा? तुम्हें कुछ पता नहीं करना, वो सवाल में दिया रहेगा, सब कुछ सवाल में दिया रहेगा, आपको केवल फॉर्मूला लगाना है और आंसर निकालना है। PQ बराबर अंडर रूट A² + B² 2। अब मेरे दोस्तों आपके सामने यहां पर लास्ट कंसेप्ट आ रहा है मेरे दोस्तों, लास्ट कंसेप्ट, और सबसे शानदार कंसेप्ट यही है जो मेरे प्यारे भाई, मतलब ट्रेपेजियम का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यही है, 6th नंबर, जो अब मेरे दोस्तों आपके सामने आएगा। मैं आपके सामने मेरे प्यारे भाई यहां पर एक ट्रेपेजियम बनाता हूं, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम दिखाई दे रहा है सभी बच्चों को? आप बोल रहे हो हाँ जी सर दिखाई दे रहा। ये ट्रेपेजियम है ABCD, ट्रेपेजियम ABCD। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये इसका डायगोनल है BD, थोड़ा पतला कर लेते हैं, ये डायगोनल BD है और ये डायगोनल AC है, और ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को पॉइंट O पे काटते हैं, पॉइंट O पे। AB और CD पैरेलल है, AB और CD क्या है मेरे दोस्तों, पैरेलल है, समांतर है। तो क्या आमने सामने के ट्रायंगल आपको सिमिलर नहीं दिखाई दे रहे? क्या बच्चों आमने सामने के ट्रायंगल आप लोगों को सिमिलर नहीं दिखाई दे रहे? आप बोलोगे हाँ जी सर दिखाई दे रहे हैं। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, अल्टरनेट एंगल, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन है, ये थीटा अल्टरनेट एंगल। ये वाला कोण अगर अल्फा है तो ये कोण भी अल्फा होगा, अल्टरनेट एंगल, और आमने सामने के एंगल तो बराबर होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यानी कि ये दोनों ट्रायंगल जब भी आप ट्रेपेजियम खींचोगे मेरे दोस्तों, जब भी आप ट्रेपेजियम बनाओगे उसके डायगोनल अगर आप खींचोगे तो आमने सामने के ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होंगे, और अगर सिमिलर है तो इनके एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर होगा, यानी कि ट्रायंगल AOB इज सिमिलर टू ट्रायंगल COD, ट्रायंगल AOB ट्रायंगल COD के सिमिलर होगा, कांसेप्ट नंबर 1 क्लियर है? जब भी आप ट्रेपेजियम बनाओगे डायगोनल खींचेंगे मेरे दोस्तों तो आमने सामने के ट्रायंगल सिमिलर होंगे और इनके एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर होगा। अगर मैं आपसे सवाल पूछ लूं बड़ा बेसिक सा कि AB की लंबाई 21 सेंटीमीटर है, CD की लंबाई बच्चे 15 सेंटीमीटर है, तो सवाल आ गया कि बताओ ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COD के एरिया का रेशियो क्या होगा, इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्या होगा, ट्रेपेजियम है, बताओ। इतना सा सवाल आपके सामने पेपर में आएगा तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि ट्रेपेजियम में सामने सामने की साइड पैरेलल है, अभी ये करस्पॉन्डिंग साइड, इस एंगल के सामने किसी एंगल के सामने 15, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या है 3 7 21 3 5 15, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 7:5 है, तो एरिया का रेशियो 7:5 का स्क्वायर 49:25 हो जाएगा। इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो 49:25 हो जाएगा। इस कंसेप्ट पे सवाल आया था सीजीएल प्री 2022 में, रोहित हर साल सवाल आता है इस कंसेप्ट पे, ठीक है भाई। 21 और 15 का रेशियो ले लिया, 7:5 है, 7:5 का स्क्वायर 49:25, कंसेप्ट नंबर 1। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आ गई, ठीक है दोस्तों। अगर इसी को मेरे प्यारे भाई थोड़ा सा प्यार से अगर मैं लिखूं मेरे प्यारे भाई, तो देखो यहाँ थीटा के सामने के मेरे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ अल्फा के सामने बच्चों AO, आमने सामने के दोनों ट्रायंगल सिमिलर, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा। यहाँ अल्फा के सामने बच्चों AO है, AO, और मेरे दोस्तों यहाँ अल्फा के सामने CO है, CO बराबर। मेरे दोस्तों यहाँ थीटा के सामने BO है, थीटा के सामने BO, आप बोलोगे हाँ जी सर मेरे प्यारे भाई, और यहाँ थीटा के सामने DO है, यानी कि जो रेशियो AO से CO का होगा वही रेशियो BO से DO का होगा, जो रेशियो AO से CO का होगा वही रेशियो BO से DO का होगा। डायगोनल्स पे रेशियो बराबर होता है, AO/CO बराबर BO/DO, या उल्टा भी कर सकते हैं CO/OA बराबर DO/OB। क्लियर? ये बात भी सभी बच्चों को समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गई। मैं दोबारा से बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगा। ये जो कंसेप्ट मैंने आपके सामने लिखा, इस पे डायरेक्ट सवाल मेंस के पेपर में तो आज तक नहीं आया, लेकिन प्री का ऐसा कोई साल नहीं गुजरा जिस साल प्री के पेपर में इस कंसेप्ट पे सवाल ना दिया। आपको कोई 3 वैल्यू दे देगा, आपसे चौथी वैल्यू पूछ लेता है, रेशियो बराबर करना है। स्क्वायर क्यों लिया? एरिया रेशियो में अंकित पूछ रहे हैं बेटा, सिमिलर ट्रायंगल में एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर होता है। कितनी बार बताऊं, समरूप त्रिभुजों में एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर होता है। नेक्स्ट कंसेप्ट मेरे दोस्तों, अगला कंसेप्ट मैं आपके सामने शेयर करना चाह रहा हूं, पर ओबीसी का एरिया कैसे निकलेगा। नेक्स्ट कंसेप्ट मेरे प्यारे, मैंने आपको ये तो बता दें कि ट्रेपेजियम में आमने सामने के दोनों ट्रायंगल मेरे दोस्तों सिमिलर होते हैं, सिमिलर। ये बात तो क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। जो पैरेलल साइड पे जो दो ट्रायंगल बनते हैं वो सिमिलर होते हैं। ये दोनों ट्रायंगल बनने बच्चों नॉन पैरेलल साइड पे ट्रायंगल बने, ट्रायंगल AOD और ट्रायंगल BOC। ट्रेपेजियम में नॉन पैरेलल साइड पे मेरे दोस्तों, नॉन पैरेलल साइड पे जो ट्रायंगल बनते हैं उनका एरिया बराबर होता है, यानी कि जो एरिया ट्रायंगल AOD का होगा, जो एरिया बच्चों ट्रायंगल AOD का होगा वही एरिया ट्रायंगल BOC का होगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। आप बोलोगे हाँ जी सर क्लियर है? आप बोलोगे जी बहुत बढ़िया। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, ट्रेपेजियम में नॉन पैरेलल साइड पे जो ट्रायंगल बनते हैं उनका एरिया बराबर होता है, यानी कि अगर ट्रायंगल AOD का एरिया K यूनिट है, K यूनिट,
तो ट्रायंगल बी और सी का एरिया भी के यूनिटी होगा मेरे दोस्तों। अगर इस ट्रायंगल का एरिया के है तो इस ट्रायंगल का एरिया भी के ही होगा। नॉन पैरेलल साइड पे बने ट्रायंगल हमेशा इक्वल होते हैं। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। नहीं, एसीबी बीडी के इक्वल होगा नहीं रॉबिन, रेशियो बराबर है, लंबाई अलग अलग है। ट्रेपेजियम में नॉन पैरेलल साइड पे जो दो ट्रायंगल बनते हैं उनका एरिया आपस में बराबर होता है। जो एरिया ट्रायंगल एओडी का होगा वही एरिया ट्रायंगल बीओसी का होगा। अब आपके मन में आएगा सर कैसे, क्यों, जवाब दो, जनता जवाब चाहती है। तो आप जानते हैं मेरे दोस्तों कि अगर आपके सामने दो पैरेलल लाइन बनाई जाए, दो पैरेलल लाइन अगर आपके सामने बनाओगे, पैरेलल लाइन ध्यान सुनिएगा, शॉर्ट में समझाऊंगा। दो पैरेलल लाइन है दीपांशु, अगर दो पैरेलल लाइन है तो पैरेलल लाइन के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। पैरेलल लाइन पर सेम बेस में कोई भी ट्रायंगल बनाओगे उनका एरिया बराबर होगा सेम बेस पर। ये दो समांतर रेखाएं मेरे दोस्तों, समांतर रेखाएं दिखाई दे रही हैं। ये बेस मैंने एबी ले लिया, इस बेस एबी पर दो कहीं भी ट्रायंगल बना लो उनका एरिया बराबर होगा। जो एरिया इस ब्लैक ट्रायंगल का है वही एरिया इस ग्रीन ट्रायंगल का है। जो एरिया इस ब्लैक ट्रायंगल का है वही एरिया इस ग्रीन ट्रायंगल का है। आप बोलोगे सर कैसे, क्योंकि दोनों ट्रायंगल का बेस सेम है, दोनों ट्रायंगल का बेस सेम है और हाइट सेम है। अभी जो एरिया मेरे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, जो एरिया मेरे दोस्तों ब्लैक ट्रायंगल का है वही ग्रीन ट्रायंगल का है। कैसे? ट्रायंगल एरिया क्या होता है? ट्रायंगल एरिया होता है 1/2 बेस गुणा हाइट। अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों ट्रायंगल सेम बेस पर बने हुए, बेस एबी पर, और दोनों ट्रायंगल की हाइट सेम है कि दोनों ही ट्रायंगल सेम पैरेलल लाइन के बीच बने हुए हैं, तो दोनों का एरिया बराबर होगा कि नहीं होगा? जो एरिया ट्रायंगल एबीडी का है वही एरिया ट्रायंगल एसीबी का है। अगर आप ध्यान से देखो तो एबीसीडी क्या बन चुका है? ट्रेपेजियम। अरे कचरा लोग, जो एरिया ट्रायंगल एबीडी है वही एरिया ट्रायंगल एसीबी है, जो एरिया एबीडी है वही एरिया एबीसी है। ये दोनों ट्रायंगल सेम बेस पर बने हुए हैं और इन दोनों ट्रायंगल की हाइट भी सेम है, दोनों ट्रायंगल सेम पैरेलल लाइन के बीच बने हुए हैं। बेस सेम है, हाइट सेम है, तो एरिया भी बराबर होगा। ठीक है भाई, जब दोनों ट्रायंगल का एरिया ट्रायंगल एबीडी का एरिया ट्रायंगल एबीसी का एरिया बराबर है, बराबर है। और अगर ध्यान से देखेंगे इन दोनों ही ट्रायंगल में ये वाला एरिया कॉमन है, इन दोनों ही ट्रायंगल बच्चों ये वाला एरिया कॉमन दिख रहा है कि नहीं? अरे कचरा, ट्रायंगल एबीडी को देखो, ट्रायंगल एबीसी को देखो, ट्रायंगल एबीडी को देखो, ट्रायंगल एबीसी को देखो, दोनों बराबर है क्योंकि दोनों का बेस सेम, हाइट सेम। बेस तो सेम है, सेम बेस एबी पर बने, दोनों ट्रायंगल सेम पैरेलल लाइन के बीच बने, उनकी हाइट भी बराबर है, तो एरिया बराबर होगा। जब एरिया बराबर है और दोनों ही ट्रायंगल में ये चीज कॉमन है तो बचा हुआ बराबर होना चाहिए, यानी कि इसका एरिया भी के होगा और इसका एरिया भी के होगा। आप बोलोगे हां जी सर बात समझ में आ गई। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि ट्रायंगल एबीडी और ट्रायंगल एबीसी दोनों का एरिया बराबर है, दोनों में ये कॉमन है, दोनों में ये कॉमन है, तो जो बचा हुआ एरिया है वो भी इक्वल होगा। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया वो रट लो, उसके समझने की ताकत भगवान ने नहीं दी, कोई गधा है, गलती से इंसान ने, आदमी ने इंसान का शरीर दे दिया। ठीक है, तो ट्रायंगल एओडी और ट्रायंगल, सिर्फ हाइट बाहर क्यों बना रहे हो इसका? हाइट बाहर बना लो या अंदर बना लो क्या फर्क पड़ता है? हाइट क्या होती है? व्हाट इज हाइट? हाइट होती क्या है? हाइट की परिभाषा क्या है? कि एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल जिन दो समांतर रेखाओं के बीच बनता है, उन समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ही ट्रायंगल की हाइट होती है। ट्रायंगल की हाइट है, ये ट्रायंगल की हाइट है, ये ट्रायंगल की हाइट है। अच्छा लोग, ये ट्रायंगल की हाइट है, सब हाइट है। कोई ट्रायंगल जिन दो समांतर रेखाओं के बीच बनता है उनके बीच की दूरी जो है बराबर होती है। यार इतने पता नहीं कैसे तुम, बेटा डाउट तो आपके घर वालों के मन में आता होगा, हैं? पता नहीं इसको क्यों झेल रहे हैं, घर से क्यों नहीं बाहर भगा देते? आता तो जरूर होगा, कहते नहीं होंगे। ये दोनों लाइन समांतर हैं, दो ट्रायंगल बनाए गए सेम बेस एबी पर, ट्रायंगल एबीडी और ट्रायंगल एसीडी एबीसी, दोनों ट्रायंगल का एरिया बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? बेस सेम है, हाइट सेम है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों ही ट्रायंगल में, चाहे ट्रायंगल एबीडी को देखो, प्लीज भगवान के लिए ढंग से देखो, चाहे ट्रायंगल एबीडी को देखो, ट्रायंगल एबीसी को देखो, ये वाला एरिया दोनों में कॉमन है, ये वाला एरिया। तो जो बचा एरिया भाई, इस ट्रायंगल एबीडी में ये बचा और ट्रायंगल एबीसी में ये बचा, ये दोनों एरिया भी बराबर होने चाहिए। जब ये दोनों बराबर है तो मैंने दोनों को के नाम दे दिया कि अगर इसका एरिया के है तो इसका एरिया भी के होगा, मैंने इसका नाम दोनों का के दे दिया। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो यानी कि कंसेप्ट ये निकला कि ट्रेपेजियम में पैरेलल साइड पे बने ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होते हैं और नॉन पैरेलल साइड पे जो दो ट्रायंगल बनते हैं उनका एरिया बराबर होता है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब मैं आपके सामने नेक्स्ट कंसेप्ट छोड़ने जा रहा हूं और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मेरे दोस्तों, ठीक है ना? एक आध साल छोड़ के हर दूसरे तीसरे साल इस पे सवाल आता रहता है। इन एनी क्वाड्रिलेटरल, इन एनी क्वाड्रिलेटरल, किसी भी चतुर्भुज के लिए सत्य है। इन एनी क्वाड्रिलेटरल, इन एनी क्वाड्रिलेटरल, किसी भी चतुर्भुज के लिए सत्य है मेरे प्यारे, चाहे वो किसी भी साइज या किसी भी शेप का क्यों ना हो। मैंने आपके सामने इस तरीके से क्वाड्रिलेटरल बना लिया। ठीक है दोस्तों, मैंने आपके सामने इस प्रकार से क्वाड्रिलेटरल बना दिया, ए बी सी डी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई भी इसमें एक पैसे की परेशानी नहीं है। ठीक है, तो दोस्त मैंने आपके सामने क्वाड्रिलेटरल बना दिया इस प्रकार से ए बी सी डी। अगर आप किसी भी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल खींचते हैं, अगर आप किसी भी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल खींचते हैं, डायगोनल डायगोनल जब आप खींचते हैं, ये हो गया जी पॉइंट, ये पॉइंट ओ है, तो डायगोनल खींचने से चार ट्रायंगल बनते हैं। कितने ट्रायंगल बनते हैं? चार ट्रायंगल। इस वाले ट्रायंगल का एरिया ए1 है, ए1। इस वाले ट्रायंगल का एरिया ए2 है, ए2। इस ट्रायंगल का एरिया बच्चों ए3 है और इस ट्रायंगल का एरिया बच्चों ए4 है, ए4। हमने आपके सामने चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल बनाया और ये उसके डायगोनल है एसी और बीडी। ए1 ए2 ए3 ए4 क्या है? एरिया। डायगोनल खींचने से चार ट्रायंगल बनते हैं जिनके एरिया ए1 ए2 ए3 ए4 है। तो आमने सामने के ट्रायंगल के एरिया का प्रोडक्ट, आमने सामने के ट्रायंगल के एरिया का जो गुणनफल है वो बराबर होता है। आमने सामने के जो ट्रायंगल है उनके एरिया का जो गुणनफल है मेरे दोस्तों वो बराबर होता है। किसी भी चतुर्भुज में आमने सामने के ट्रायंगल के जो क्वाड्रिलेटरल, आमने सामने के जो ट्रायंगल है उनके एरिया का गुणनफल बराबर होता है। ए1 गुणा ए2 बराबर ए3 गुणा ए4। क्लियर? आप सभी लोगों को ये बात समझ में आ गई है?
किसी भी चतुर्भुज में अगर आप डायगोनल खींचेंगे तो चार ट्रायंगल बनेंगे, आमने सामने के जो ट्रायंगल है उनके एरिया का प्रोडक्ट बराबर होता है, सम बराबर नहीं होता, गुणनफल बराबर होता है। कहां से आए मेरे दोस्तों? ये तो बहुत छोटी सी बात है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर आप किसी ट्रायंगल में C1 खींचते हैं तो बेस जिस रेशियो में डिवाइड होता है एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड होता है, जिस रेशियो में बेस उसी रेशियो में एरिया। अगर मैं ट्रायंगल ADC को देखूं बच्चों, मैं ट्रायंगल ADC को देखता हूं, ट्रायंगल ADC को, ये ट्रायंगल ADC एक C1 है, C1 है, ट्रायंगल ADC की C1 है जो ट्रायंगल के बेस को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, AO में और OC में, AO में और OC में। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, तो बेस इस रेशियो में डिवाइड हो रहा है AO और OC, तो एरिया भी इसी रेशियो में डिवाइड होगा मेरे दोस्तों, यानी कि इस ट्रायंगल का एरिया A3 है, इसका A1 है बराबर A3/A1। क्लियर है? यस सर नो? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। इसी तरीके से डिट्टो देखिएगा मेरे दोस्तों ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC को देखेंगे बच्चों, ट्रायंगल अगर आप ABC को देखेंगे तो मेरे दोस्तों ट्रायंगल ABC में C1 है, ये क्या C1, ट्रायंगल ABC को देखेंगे C1 है, ये C1 बेस को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है? केवल ट्रायंगल ABC को देखो, AO और OC के रेशियो में डिवाइड कर रही है, AO और OC के रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो एरिया भी इसी रेशियो में डिवाइड होगा। AO से OC का रेशियो क्या होगा? AO से OC का रेशियो क्या होगा मेरे दोस्तों? A2/A4, A2/A4, और दिस शुड बी इक्वल मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगा? बराबर हो जाएगा, दोनों अलग-अलग ट्रायंगल से सेम रेशियो। कैची गुणा करेंगे तो A3 गुणा A4 किसके बराबर आ गया? A1 गुणा A2 के, यही कांसेप्ट है, A1 गुणा A2 बराबर A3 गुणा A4। आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया, मजा आ गया सभी बच्चों को, बड़ा बेसिक सा सवाल इस पे आ जाता है। जैसे आपके सामने मेरे दोस्तों सवाल ये दे दिया एग्जामिनर ने, ठीक है भाई, कि ये एक मेरे दोस्तों चतुर्भुज है, ये इसके दो डायगोनल हैं। पेपर में आपको सवाल चित्र बना के नहीं देगा, लैंग्वेज की फॉर्म में देगा कि मेरे दोस्तों आपके पास एक कॉलेटरल ABCD है, चतुर्भुज ABCD है, उसके डायगोनल AC और BD एक दूसरे को पॉइंट P पे काटते हैं, पॉइंट P पे, ठीक है भाई। इसका ये जो एरिया है मेरे दोस्तों 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है भाई, इसका जो एरिया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 84, ठीक है दोस्त। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। अगर ये एरिया 56, अगर ये एरिया 56 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका एरिया कितना होगा? ऐसा सवाल आएगा पेपर में, बताइए जल्दी से क्या होगा? रेहान रिपीट करना, क्या रिपीट करना है भाई इसमें? अगर किसी भी क्वालिटी में आप डायगोनल खींचोगे तो डायगोनल खींचने से चार ट्रायंगल बनेंगे, आमने सामने के ट्रायंगल के जो एरिया है उनका प्रोडक्ट बराबर होता है, आमने सामने के ट्रायंगल्स के एरिया का प्रोडक्ट बराबर होता है। इतना बेसिक सा सवाल है। फिर सवाल इस तरीके से आएगा कि भाई ABCD चतुर्भुज के डायगोनल AC और BD एक दूसरे को P पर काटते हैं, ट्रायंगल APB का एरिया 84 है, ट्रायंगल DPC का एरिया 40 है, ट्रायंगल APD का एरिया 56 है, तो बताओ ट्रायंगल BPC का एरिया क्या होगा? तो आप कहोगे सर क्वालिटी आमने सामने के ट्रायंगल के एरिया का प्रोडक्ट बराबर होता है, तो 84 गुणा 40 बराबर 56 गुणा क्वेश्चन मार्क। जिस बच्चे को कंसेप्ट पता है वो एक सेकंड में कर लेगा, जिसको नहीं पता है वो नहीं कर पाएगा। 28 दिया 84 और 28 दूनी 56, 2 से 40 20 बार कटेगा तो 20 दिया 60, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60। इस ट्रायंगल का एरिया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, बात समाप्त। क्या दिक्कत थी बताओ इस सवाल में? रेशियो से भी कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई इस कंसेप्ट को मैं यहां अप्लाई करता हूं, इस कंसेप्ट को मैं यहां पे अप्लाई करता हूं। मैंने अभी तक आपको क्या सिखाया? मैंने अभी तक आपको ये सिखाया कि अगर आपके सामने ट्रेपेजियम बनाया जाए तो नॉन पैरेलल साइड पे जो बने ट्रायंगल है मेरे दोस्तों वो सिमिलर होंगे, सिमिलर, ये दोनों सिमिलर होंगे। और सॉरी, जो पैरेलल साइड पे बने ट्रायंगल है और नॉन पैरेलल साइड पे जो दो ट्रायंगल बनते हैं बच्चों उनका एरिया बराबर होगा, इन दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा। मैंने मान लिया मेरे दोस्तों अपनी मर्जी से कि सपोज इस ट्रायंगल का एरिया A है, मैं है ना एरिया को मैं सर्कल बंद करूं, इस ट्रायंगल का एरिया B है, इस ट्रायंगल का एरिया बच्चों A है, इस ट्रायंगल का एरिया B है। तो बच्चों अभी की मैंने जो थ्योरम पढ़ाई है कि किसी भी चतुर्भुज में आमने सामने के जो ट्रायंगल बनते हैं डायगोनल खींचने पर उनके एरिया का प्रोडक्ट बराबर होना चाहिए। तो K गुणा K बराबर होगा A गुणा B, तो K स्क्वायर बराबर AB आ गया, K स्क्वायर बराबर AB आ गया, तो K का मान आ गया दोस्तों अंडर रूट AB। इसका मतलब अगर इस ट्रायंगल का एरिया A है बच्चे और इस ट्रायंगल का एरिया B है तो मेरे प्यारे भाई जो नॉन पैरेलल साइड पे जो दो ट्रायंगल बनते हैं उनका एरिया अंडर रूट AB होगा और ये भी अंडर रूट AB होगा। आप बोलोगे हां जी सर मैं आपकी बात को समझ, इसका एरिया भी रूट AB होगा और इसका एरिया भी रूट AB होगा। दिस इज द प्रॉपर कांसेप्ट, और इससे बेहतरीन सीक्वेंस में ये कांसेप्ट आप कहीं नहीं सीखते। पेरीमीटर क्या है? यार तुम लोग वाकई तैयारी ही कर रहे हो ना कि कुछ और कर रहे हो? तुम लोग वाकई तैयारी ही कर रहे हो कि कुछ और कर रहे हो? विक्रांत एरिया है, ये AB जो है एरिया है भाई। मैंने इतने बेकार बालक कभी नहीं पढ़ाए, इतने बेकार बालक मैंने, तुमसे ज्यादा तो मोदी जी भी टैलेंटेड हैं, कम से कम 1.5 घंटा भाषण तो दे देते हैं। तुम्हारे बस की ना तो पढ़ना, ना भाषण देना, ना दुकान चलानी, ना तुमसे मजदूरी हो, है? किसी काम के नहीं हो तुम लोग, किसी काम के नहीं। पता नहीं सरकार और तुम्हारे घर वाले तुम्हें क्यों पाल रहे हैं। ना तुमसे ढंग से पढ़ा जाता, ना तुम बोलने चलने में तेज, ना तुमको अंग्रेजी आती, ना तुम कोई प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर सकते, ना तुम्हें बिजनेस करने की कोई आइडिया, ना तुमको कोई लोन देवे, है? ना तुम्हारी जो है खुद के दम पे कोई शादी हो, ना तुम्हारी कोई शकल सूरत है, ना तुम शाहरुख खान जैसे एक्टर बन पाओ, ना तुम्हें कोई एक्स्ट्रा टैलेंट हो, है? ना कोई जमीन प्रॉपर्टी जायदाद बहुत सारी बची। तो क्या क्या करना है तुमको ये बताओ? एज भी तुम्हारी बढ़ती जा रही है, बाल भी उड़ रहे हैं, ना तुम्हारे शरीर में कोई बहुत ज्यादा ताकत, ना तुमसे मजदूरी हो, कोई कोई काम आता है? और बेरोजगार तो तुम हो ही, निखड्ड बेरोजगार। शर्म नहीं आती अपने आप पे? शर्म नहीं आती थोड़ी बहुत? ये कंसेप्ट समझ में आ गया? तो ये एबी क्या है? एरिया है बेटा, में ये एबी के क्या है? एरिया है, एरिया क्षेत्रफल। व्हाट इज दिस? ये के जो है एरिया है, एरिया, ठीक है ना? अब मैं एक बड़ा छोटा सा सवाल आपसे पूछ लेता हूं, आई होप कि भगवान ने आपको थोड़ी बहुत बुद्धि दी हो तो आप इसको कर पाओगे। वैसे मुझे लगता नहीं भगवान ने तुम्हें दी है, इंस्टॉल करना भूल गया था जी। आपके सामने मैंने ट्रेपेजियम बनाया है, ट्रेपेजियम, ये दोनों साइड पैरेलल हैं मेरे दोस्त। इसका एरिया है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर,
इसका एरिया 20 है। तो आपसे पूछा पूरे ट्रेपेजियम का एरिया बताओ क्या है, करो पूरे ट्रेपेजियम का एरिया। ये ट्रेपेजियम, इसका एरिया 25 है, इसका 20 है, पूरे ट्रेपेजियम का एरिया बताओ। धीरज करें, इंसल्ट कर रहे हो सर? ना बेटा, मैं तुम्हारी इंसल्ट करने की कैसे जरूरत कर सकता हूं? इंसल्ट तो उस आदमी की होगी ना जिसकी कोई इंसल्ट होगी, है भाई। बेइज्जती तो उसकी करी जाएगी ना जिसकी कोई इज्जत होगी। सही मायने में आपने अपने दम पे कुछ कमाया है आज तक, या कुछ कोई इज्जत बनाई है अपनी? इसका एरिया 25 से 20 है, पूछा पूरे ट्रेपेजियम का एरिया क्या होगा। अब मेरे दोस्तों ये ट्रेपेजियम है, नॉन पैरेलल साइड पे बने ट्रायंगल इक्वल होते हैं। अगर इसका एरिया 20 है, ये एरिया 20 है, तो ये भी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अगर ये 20 है तो इसका एरिया भी 20 होगा, होगा कि नहीं? पहली बात है। अब आमने सामने के एरिया का प्रोडक्ट होना चाहिए बराबर। अगर ये 20 गुणा 20 400 हो रहा है, 400 400 400 20 गुणा 20 400, ये भी 400 होना चाहिए, 400 बच्चे। तो 25 गुणा 16 400 होता है, ये 16 आ जाएगा भाई। अगर 20 गुणा 20 400 है तो 25 गुणा 16 400, 16 आ गया। तो पूरे ट्रेपेजियम के एरिया क्या आ गया? 25 और 16 41, और 20 और 20 40, 41 प्लस 40 यानी कि 81। तो 81 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया पूरे ट्रेपेजियम का एरिया। क्लियर है? मुझे लगता है मेरे प्यारे भाइयों को सबको ट्रेपेजियम के कांसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आए हैं। ऑस्कर आपको देना चाहिए। अब हम इस पे भी सवाल करेंगे दोस्तों। सवाल नंबर आपके सामने आएगा 37। जी भाइयों, इसका जवाब दो, क्या है इसका आंसर बनाओ। खत्म। एबीसीडी ट्रेपेजियम है, आपसे पूछा है एंगल बीएडी बताओ। ये स्पेशल क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। आप कहोगे सर आपने तो एंगल वाली कोई बात की ही नहीं और सवाल एंगल पे पूछ रहे हो, पहला ही बेसिक से नहीं पढ़ा रहे हैं। तो एबीसीडी ट्रेपेजियम है भाई, ये साइड 4 है, ये साइड 15 है, ये 11 है, ये एंगल आपको 40 डिग्री दिया है। आपसे एंगल बीएडी पूछा है, बीएडी। तो आपको समझ जाना चाहिए मेरे दोस्तों कि ये दोनों पैरेलल भुजाएं हैं। ये 4 है, 11 15, बताओ कैसे करेंगे? एंगल बीएडी आपको निकालना है हिम्मत आप में सवाल करने की? देखो, दिस इज स्पेशल क्वेश्चन। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो अपनी मर्जी से पॉइंट सी से मेरे दोस्तों एक पैरेलल लाइन खींच लो समांतर। अपनी मर्जी से मेरे दोस्तों यहाँ पे समांतर रेखा खींच लो, इसके समांतर क्या होगा? पैरेललोग्राम बन जाएगा। और पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड होती है बराबर। भाइयों अगर बीसी 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा, 4 4 हो जाएगा। आप बोलोगे हैं सर मस्त होगा 4, ये 4 हो जाएगा। ये पूरी साइड कितनी बच्चों? 15। साइड एडी की लंबाई कितनी दी है? 15। ये 4 हो गया 4, तो कितना बचा बच्चों? 11 बचा। आप बोलोगे हाँ जी सर 11 बचा। 11 4 15 होता है। और अगर इस ट्रायंगल को देखोगे, ये नाम देता हूं मैं, अगर इस ट्रायंगल को देखोगे ईसीडी को, तो कैसा ट्रायंगल बन गया? ये ट्रायंगल बन गया आइसोसेलेस, क्योंकि इसकी दो साइड बराबर होगी। ये साइड भी 11, ये साइड भी 11, दो साइड बराबर तो दो एंगल बराबर। अगर 40 डिग्री है तो बाकी दोनों एंगल का सम 140 होगा, दोनों बराबर होंगे 70 70 डिग्री के। दो साइड बराबर, दो एंगल बराबर। 40 है तो बाकी का सम 140, दोनों बराबर 70 70 डिग्री के। ये एंगल 70 आ गया भैया। ये दोनों लाइन समांतर है, पैरेलल है। ये 70 डिग्री है तो ये एंगल भी 70 डिग्री का ही होगा। ये सवाल का आंसर है। तो इसमें कोई थ्योरम वगैरह नहीं लगनी थी, ना ही कोई थ्योरम है एंगल की। जब भी ऐसा सवाल कोई आएगा तो आपको पैरेलल लाइन खींचनी है बच्चे। समझ में आया? बेसिक सवाल था दोस्तों ये। आगे चलेंगे। सवाल है बच्चों आपके सामने यहां पर 38। जी इसका जवाब दो, क्या उत्तर होगा बनाइए। एक ट्रेपेजियम में, इन ए ट्रेपेजियम वन डायगोनल डिवाइड्स द अदर इन द रेशियो 2:9। इफ द लेंथ ऑफ लार्जर ऑफ टू पैरेलल साइड इज 45 सेंटीमीटर, देन व्हाट द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड? अदर पैरेलल साइड की लंबाई क्या होगी? देखो इतना आसान सवाल भी 2017 मेंस के पेपर में आया है। और मैंने आपको जो मैं बात बोलता हूं उस बात को भी ध्यान सुना करो, कांसेप्ट ध्यान से सुना करो कि जब भी मेरे दोस्तों आप ट्रेपेजियम में डायगोनल खींचते हैं तो पैरेलल साइड पे जो दो ट्रायंगल बनते हैं वो एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। और जब सिमिलर होते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा। जब भी मेरे दोस्तों आप डायगोनल खींचेंगे तो ट्रायंगल बनेंगे सिमिलर, और सिमिलर ट्रायंगल बनेंगे तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा। कहां गई बात? करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा। अभी अगर एक डायगोनल दूसरे को 2:9 में बांट रहा है अभी, तो करस्पॉन्डिंग पैरेलल साइड का रेशियो भी तो 2:9 होगा। अगर एक डायगोनल दूसरे को 2:9 में बांट रहा है तो करस्पॉन्डिंग साइड पैरेलल साइड का रेशियो भी तो 2:9 होगा। अगर सपोज ये 2:9 है तो पैरेलल साइड का रेशियो भी तो 2:9 होगा। सिंपल सी बात थी, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अगर एक डायगोनल दूसरे को 2:9 में बांट रहा है तो जो पैरेलल साइड है उनका रेशियो भी 2:9 होगा। बड़ी पैरेलल साइड अगर 45 सेंटीमीटर, 9 की वैल्यू 45 सेंटीमीटर है, 5 गुना, तो 2 की वैल्यू भी 5 गुना आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। और ये सवाल का आंसर था। मात्र 1.5 सेकंड में सवाल किया जा सकता था मेंस का। बताओ लेकिन वही बच्चा कर पाएगा जिसने थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ी हो। ऐसा नहीं जिसने फॉर्मुला है ना 4 स्लाइड दिखाई, उसपे फॉर्मुला लिख रहे हो, फॉर्मुला दिखा दिया 3 मिनट में थ्योरी खत्म, बैच समाप्त। वो बच्चा नहीं कर पाएगा। वही बच्चा कर पाएगा जिसको हर एक चीज को विजुअलाइज करके बताएगा कि भाई ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। रटन तू बालक नहीं। आगे चलेंगे। सवाल नंबर है 39। ये करो दोस्त, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? ये सवाल 3 से 4 बार मींस के पेपर में आ चुका है अब तक। ये वाला पता नहीं क्यों इतना ज्यादा आता है। बिल्कुल नहीं शिवम। एबीसीडी ट्रेपेजियम है जिसमें एबी जो है वो सीडी के पैरेलल है और ट्वाइस ऑफ एबी, ट्वाइस ऑफ एबी जो है वो 3 ऑफ डीसी है। यानी कि एबी से सीडी का जो रेशियो है वो 3:2 है, 3/2। एबी से सीडी का अनुपात 3:2 है। डायगोनल एसी और बीडी एक दूसरे को ऊपर काटते हैं तो ट्रायंगल एओबी और ट्रायंगल डीओसी के एरिया का रेशियो। बहुत ही बेसिक सवाल है। एबीसीडी ट्रेपेजियम है मेरे दोस्तों, और दोनों डायगोनल एक दूसरे को पॉइंट ओ पे काटते हैं। वाला डायगोनल और ये वाला डायगोनल एक दूसरे को यहां काट रहे हैं पॉइंट ओ पर। एबी से सीडी का रेशियो 3:2 है। यानी कि अगर एबी की लंबाई 3 यूनिट है तो सीडी की जो लंबाई है 2 यूनिट है। लंबाई का रेशियो 3:2 है। तो ट्रायंगल एओबी और ट्रायंगल डीओसी के एरिया का रेशियो। इतना बेसिक सवाल है बच्चों, इससे बेसिक कुछ होगा क्या भाई? सिमिलर ट्रायंगल है मेरे दोस्तों, कैची फिगर बननी है, आमने सामने के दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 3:2 है तो एरिया का रेशियो 9:4। अगर इसका एरिया 9 है तो इसका 4 होगा, 3:2 का स्क्वायर। एओबी और सीडी के एरिया का रेशियो 9:4 हो जाएगा। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बी ऑप्शन नहीं है कचरा, 9:4 आंसर है। एरिया के लिए स्क्वायर करना पड़ता है। बताइए 40 नंबर सवाल बनाओ। ये सवाल है सीडीएस का। मैंने इसलिए लिया है कि सीडीएस में अगर ज्योमेट्री के 25 सवाल आ रहे हैं सीडीएस में तो उसमें से 4 से 5 सवाल आपके थ्योरेटिकल होते हैं। 4 से 5 सवाल इसी तरीके की स्टेटमेंट वाले। यूपीएससी हमेशा एनालिटिकल अप्रोच पे ज्यादा ध्यान देती है। इन स्टेटमेंट पे विचार करो। डायगोनल ऑफ ट्रेपेजियम डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली। ट्रेपेजियम के जो डायगोनल है एक दूसरे को समानुपात में डिवाइड करते हैं। क्या पहली बात सही है? सही गलत बताना है। हाँ जी बिल्कुल सही है बच्चे, मैंने भी समझा कि आमने सामने के ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे और ट्रेपेजियम के जो डायगोनल है एक दूसरे को प्रोपोर्शनली यानी कि समान अनुपात में डिवाइड करेंगे। समानुपात में देखो हर एक कांसेप्ट आपको डिटेल बताया, कितना भी गहरा कांसेप्ट कोई भी पूछ ले आप सब बता सकते हो। कहां मर गया? ये रहा देखो, समानुपात है कि नहीं? ए से सी का रेशियो बराबर बी से डी का रेशियो। देखो ये रहा कांसेप्ट लिखा है। ट्रेपेजियम के डायगोनल एक दूसरे को समानुपात में बांट रहे हैं। ए/सी बराबर बी/डी। दिख रहा है आपको? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, गजब कर दिया।
पॉइंट नंबर 2, एनी लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम डिवाइड्स द नॉन पैरेलल साइड प्रोपोर्शनली। अगर आप कोई भी लाइन खींचोगे पैरेलल साइड के पैरेलल, तो ट्रेपेजियम की नॉन पैरेलल साइड को समानुपात में बांटेगी। ये स्टेटमेंट सही है? हाँ जी, ये स्टेटमेंट भी सही है, मैंने आपको समझा दिया है। ये सेकंड वाला भी सही है, दोनों सही है। जैसे आपके सामने अगर ये ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम अगर आप इसमें पैरेलल साइड के पैरेलल कोई लाइन खींचोगे, पैरेलल साइड के पैरेलल ही अगर कोई लाइन खींचोगे, तो जो रेशियो इधर होगा सेम वही रेशियो इधर होगा, यानी इसी अनुपात में डिवाइड होगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, बहुत सही है। बताओ, है ना? आसान सी बात है। 41 नंबर। हाँ जी बच्चों, इसी सवाल के बारे में मैं आपसे कह रहा था। ये सवाल के बारे में, ये सवाल हर साल एग्जाम में आ रहा है मस्त तरीके से। प्री के पेपर में 2018 से लगातार 4 साल से अलग अलग डाटा पे अलग अलग थोड़ा परिभाषा चेंज करके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जी दोस्तों, जरा इस सवाल को आप सॉल्व करो। आपके सामने बोला है कि एबीसीडी ट्रेपेजियम है जिसमें एबीडीसी के पैरेलल है और इसके डायगोनल एक दूसरे को कहां काटते हैं? पॉइंट पी पे काटते हैं। तो आपके सामने मेरे दोस्तों इस हिसाब से ए बी सी डी मस्त एक ट्रेपेजियम है। चित्र बनाने की इसमें जरूरत नहीं, वो तो आप थोड़े गधे हो इसलिए मुझे बताना पड़ता है। डायगोनल एक दूसरे को पॉइंट पी पे काटते हैं। आपको एपी की लंबाई दी है, पीसी की लंबाई दी है, बीपी की लंबाई दी है, पीडी की लंबाई दी है। तो आपसे क्या पूछा? डीबी की लंबाई आपसे पूछा, डीबी की लंबाई। बच्चों डीबी की लंबाई क्या है? डीबी मतलब डीपी प्लस पीबी। डीपी और पीबी को जोड़ना है। अभी डीपी कहां मर गया? डीपी और पीबी इन दोनों को जोड़ना है। जोड़ेंगे तो 2x + 6x 8x आ जाएगा और 1 - 5 - 4 आ जाएगा। 8x - 4 सेंटीमीटर ये आएगा मेरे दोस्तों डीबी। डीबी मतलब डीपी और पीबी को जोड़ना है। तो ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब मैं x का मान निकालूंगा। x का मान निकलेगा कैसे? जवाब दो। x का मान कैसे निकलेगा बच्चों? मैंने अभी समझाया कि AP बटे PC बराबर PB अपॉन PD। AP से PB का रेशियो, AP से PC का रेशियो, AP से PC कहां मर गया? 5x - 3 बराबर बराबर PB से DP का रेशियो, PB से DP का रेशियो। आप बोलोगे हाँ जी सर 6x - 5। आप बोलोगे जी मेरे दोस्तों ये आ गया। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? जो रेशियो AP से PC का होगा वही रेशियो PB से DP का होगा। यहां से इक्वल करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, कैची की गुणा करेंगे तो एक शायद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, द्विघात समीकरण, और वहां से x का मान आपका निकल के आएगा। या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करो या फिर डाटा बहुत आसान है, हिट एंड ट्रायल से सॉल्व करो। भाई सवाल के आंसर तो बहुत छोटे-छोटे हैं, x का मान भी बहुत छोटा होगा, बहुत बड़ा आंसर तो हो नहीं सकता। x का मान कोई बहुत बड़ा तो हो नहीं सकता। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो x का मान 1 तो नहीं हो सकता, 2 रखने पर क्या सेटिस्फाई करेगा? मैं 2 रखूंगा तो 2 3 6, क्योंकि छोटी वैल्यू होगी 1 2 3 4 इसी टाइप से। 2 3 6 -1 5, 2 5 10 -3 7, 5/7। अगर मैं x को 2 रखता हूं तो दोनों इक्वल आ रहे हैं, बिल्कुल सही चेक कर लिया मैंने। x को 2 रखूंगा तो मेरे दोस्तों ये दोनों ही मेरे प्यारे 6 - 5 और ये 7, 2 दूनी 4 1 5 और 2 6 12 -5 सेटिस्फाई कर रहा है। x बराबर 2 हिट एंड रन अंदाजे से कर लो, अदरवाइज ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी आपको। x का मान 2 आ गया, 2 8 16 -4 12 सेंटीमीटर सवाल का आंसर था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट है। ठीक है जी, मेन जो कांसेप्ट है वो ये है, सॉल्व तो कोई भी कर लेगा, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम मस्त, ठीक है। आगे चलेंगे 42 नंबर, ये बताइएगा जल्दी से। एबीसीडी ट्रेपेजियम है जहां एबी और डीसी के पैरेलल है। एबी 8 सेंटीमीटर है, बीसी 10 सेंटीमीटर है, सीडी 12 सेंटीमीटर है, एडी 16 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर का मान। बच्चों सुनो, ये AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर का डायगोनल के स्क्वायर का सम, और मैंने आपको बताया है, सवाल प्रीवियस सर का पूछा हुआ है मेरे दोस्तों, कि अगर आपके सामने ट्रेपेजियम है उसके डायगोनल के स्क्वायर का सम पूछा जाए, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर, ये रहा सबसे पहला कांसेप्ट। क्या होगा मेरे दोस्तों? नॉन पैरेलल साइड के स्क्वायर का सम, नॉन पैरेलल साइड के स्क्वायर का सम, C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ AB, पैरेलल साइड का दुगना प्लस ट्वाइस ऑफ AB, C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ AB। तो आपको इसमें चित्र बनाने की कोई जरूरत नहीं है। AC और BD क्या होंगे? डायगोनल होंगे एबीसीडी में, A और C आमने सामने के वर्टेक्स होंगे ना, तो डायगोनल के स्क्वायर का सम क्या आएगा? भाई AB और DC तो पैरेलल साइड है, ये AB और CD तो आपकी पैरेलल साइड है, तो नॉन पैरेलल साइड क्या बची? नॉन पैरेलल साइड बची आपकी BC और ये CD नॉन पैरेलल साइड है, तो इनके स्क्वायर का सम प्लस ट्वाइस ऑफ पैरेलल साइड, ट्वाइस ऑफ पैरेलल साइड यानी कि AB गुणा CD, यानी कि 10 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर आएगा। नॉन पैरेलल साइड है मेरे दोस्तों AB और BC और AD, यानी कि 10 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड मतलब मेरे दोस्तों AB और CD पैरेलल है। AB की लंबाई 8 है और कहां मर गया? CD की जो लंबाई है 12 है, तो 256 प्लस 100 356, 12 8 96 दूनी 192 आ जाएगा। तो ये 556 से 8 कम आएगा 548, ये डी ऑप्शन करेक्ट है, 548 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? ठीक है भाई, चलिए तो आज की क्लास को हम, अरे यार, आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, बाकी कल करेंगे। बाय। ठीक है भाई, ये आपको सवाल समझ गया, कनेक्शन रीसेट हो गया था। AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर नॉन पैरेलल साइड के C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ AB, खत्म।